ठीक है ना। तो अभी हम देख रहे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम बाय यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम टू पार्टिकल्स को लोकेट कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया अपन ने एक्स वाई, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेट से यहाँ पर अपना फर्स्ट पार्टिकल है। ठीक है, फर्स्ट पार्टिकल है, इस फर्स्ट पार्टिकल को हमने ले लिया पी पॉइंट पे। ठीक है, पी पॉइंट पर हमने फर्स्ट पार्टिकल लिया, और इस पार्टिकल का जो मास है इसका m1। ठीक है, m1 मास है। देन सेकंड पार्टिकल हमने ले लिया क्यू पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे सेकंड पार्टिकल ले लिया, और जो इसका मास है, मास हम ले रहे हैं इसका m2। तो टू पार्टिकल सिस्टम हो गया ये। इस तरह से क्या बना दिया हमने, टू पार्टिकल सिस्टम बना दिया, टू पार्टिकल सिस्टम बन गया इस तरह से हमारा। ये टू पार्टिकल सिस्टम बना दिया। ठीक है, ये टू पार्टिकल सिस्टम है। अब क्या करते हैं, जो दो पार्टिकल्स हैं इनकी पोजीशन लोकेट करते हैं। तो पोजीशन कैसे लोकेट करोगे, इनके लिए हम पोजीशन वेक्टर बना देंगे। तो ओरिजिन से हम इसकी पोजीशन लोकेट करते हैं। तो सबसे पहले अब जो पी पॉइंट पे जो हमारा पार्टिकल है m1 मास का, तो उसकी उसके लिए पोजीशन वेक्टर कर देते हैं r1 वेक्टर। ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, r1 वेक्टर कर लिया। ठीक है, इसी तरह से जो m2 वाला जो हमारा पार्टिकल है m2 मास का, उसकी पोजीशन लोकेट करने के लिए यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर बना देते हैं। तो ये पोजीशन वेक्टर बनाया हमने इस तरह से। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर बनाया यहाँ पे, और ये जो पोजीशन वेक्टर है इसको हम कर देते हैं R2 वेक्टर। क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर। ये R2 कर दिया, ये R2 वेक्टर कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा टू पार्टिकल सिस्टम हो गया। और इस टू पार्टिकल सिस्टम में दो पार्टिकल है, एक पी पॉइंट पर, एक क्यू पॉइंट पर है। पी पर जो पार्टिकल उसका मास m1 है, क्यू पर जो पार्टिकल उसका मास m2 है। दोनों के जो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, वो क्या है, R1 वेक्टर ना R2 वेक्टर। ठीक है, अब हम ये करते हैं, लेट्स से कि जो इन दोनों का मास है, यानी इन दोनों का ये टू पार्टिकल सिस्टम, जो हम ध्यान से समझना बात को, कि जो टू पार्टिकल सिस्टम जो है, इस टू पार्टिकल सिस्टम का जो मास है उसको अपन लोकेट करते हैं। तो उसके मास को, यानी इसका सिस्टम के टोटल मास को जहां पर अपन लोकेट करेंगे, वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास। वो जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि लेट्स सी हियर, कि ये हमारा पी पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, मैंने कनेक्ट किया यहाँ पर। और लेट्स से दैट एट दिस पॉइंट सी, ये पॉइंट ले लिया हमने सी। ठीक है, और सी पॉइंट ध्यान से समझना, क्योंकि मैं वर्डिंग्स में नहीं लिखूंगा बाद में, मैं यहीं पर ही आपको समझा रहा हूँ। सी पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि इस सिस्टम का पूरा मास क्या है, सेंटर्ड है या कॉन्सेंट्रेटेड है, वहां पर है इस पूरे सिस्टम का टोटल मास। ठीक है, सी पॉइंट पे। तो उस सी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ मास कहेंगे। ठीक है, और इस सेंटर ऑफ मास को भी लोकेट करते हैं अपन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो इसको हम जब लोकेट करेंगे कुछ इस तरह से, तो लेट्स सी हियर, ये हमने लोकेट करा, तो इसका पोजीशन वेक्टर दे देंगे हम। ठीक है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम दे रहे हैं सी एम RCM वेक्टर। ठीक है, RCM वेक्टर क्या है, RCM वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर फॉर द सेंटर ऑफ मास, और सी पर अपना सेंटर ऑफ मास है। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है बात। हाँ ठीक है, हाँ सर। हाँ ये समझ, ये ना सी है ना, थोड़ा मैं और क्लियर बना देता हूँ। ये सी है यहाँ पर। ठीक है, 1 सेकेंड, ये सी है। अब इसके आगे देखना क्या करते हैं अपन। ये बात हो गई, देखो ये जो मैंने येलो कलर की बाउंड्री बनाई है, ये पूरा सिस्टम है। इसके बाहर से अगर कोई फोर्स लगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल फोर्स है ना। तो हम ये करते हैं, लेट्स से दैट दिस F1 इज अ फोर्स, दिस F1 इज अ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, यहाँ पर F1 एक्सटर्नल फोर्स है, जो कहाँ लग रहा है, m1 मास के पार्टिकल पर लग रहा है। दिस इज F1। ठीक है, F1 EXT एक्सटर्नल, समझ में आया, EXT मतलब एक्सटर्नल। सो F1 इज अ एक्सटर्नल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m1। और इसी तरह से हम लेते हैं कि भाई F2 फोर्स ले लेते हैं, वो एक्ट कर रहा है कहां पर, इस m2 मास का जो पार्टिकल है उस पर। ठीक है, m2 मास का पार्टिकल है, उस पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स जो एक्ट कर रहा है, उसको मैं F2 कर देता हूं, और ये हो जाएगा आपका F2 एक्सटर्नल। समझ में आ गया, ये हो गया F2 एक्सटर्नल। ठीक है, नाउ देखो, अब ये दो पार्टिकल है, अब ये दोनों पार्टिकल भी एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, तो इन दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स में बता दूं, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने क्लास 9 में भी स्टडी किया होगा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि ऑल द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन अ यूनिवर्स, दे अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स।
ठीक है। तो यूनिवर्स में जो भी पार्टिकल है, जो भी ऑब्जेक्ट है, आपके आसपास भी जो भी दिख रहे हैं, वो सब एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स, वो अट्रैक्शन फोर्स जो लगा रहे हैं वो क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम यहाँ पर ये करते हैं कि देखो, मैं यहाँ पर करता हूँ कि देखो, फर्स्ट वाले को सेकंड वाला अट्रैक्ट कर रहा होगा और यही लाइन ऑफ एक्शन होगी, ठीक है। और इसी तरह से देखो, इसी तरह से सेकंड वाले को फर्स्ट वाला अट्रैक्ट कर रहा है और ये लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेट्स से दिस वन आई एम जस्ट राइटिंग F12, ठीक है, F12, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ F21, ये F21 वेक्टर का साइन लगा देता हूँ, दोनों पे वेक्टर का साइन लगा दिया, ठीक है। अब ये पूरा आपको दिख रहा होगा डायग्राम। अब इसमें बताओ मुझे कहां पर कोई दिक्कत है, एक बार और क्या एक्सप्लेन करूं क्या इसको, कि अब फिर मैं डिराइव करूंगा इसको, फॉर्मूले को। अभी क्लियर है, कुछ भी ऐसा आपको पूछना हो इसमें, पूछना सर है कुछ? F12 और F21 वो वाला पार्ट हाँ, वापस। फिर बताया था मैं, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे F12 वेक्टर, ठीक है। F12 वेक्टर क्या है, F12 वेक्टर है फोर्स, और ये ध्यान रखना है फोर्स भी क्या है, अट्रैक्शन का फोर्स है, ठीक है, ताकि आपको एरो भी अच्छे से समझ में आ जाए। मैं लिख देता हूं अट्रैक्शन फोर्स, और ये अट्रैक्शन फोर्स जो होता है इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी वन ड्यू टू, और बॉडी क्या पार्टिकल है ना अपने पास यहाँ पर, ठीक है। एक्टिंग ऑन पार्टिकल वन, ठीक है, पार्टिकल वन ड्यू टू टू, ठीक है। और इसी तरह से F21 वेक्टर क्या होगा, F21 वेक्टर क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स एक्टिंग एक्टिंग ऑन पार्टिकल टू, ठीक है, ड्यू टू वन। समझ में आया नहीं आया, क्लियर है ये बात, अब आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया हाँ हाँ है सर। ना। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, आई कैन राइट बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ। मैं यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ लगाऊंगा, ठीक है। और न्यूटन सेकेंड लॉ लगाने से पहले आप देखो, अगर मुझे फर्स्ट वाले की अगर वेलोसिटी निकालनी हो, v1 वेक्टर निकालना हो, ध्यान से समझना, फर्स्ट वाले की वेलोसिटी निकालनी हो तो क्या आ जाएगा, dr1 वेक्टर डी डिवाइड बाय dt आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना, ये तो सब स्टडी करके आए हैं अपन पीछे, आ रहे हैं हाँ समझ में, सर। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं एक्सेलरेशन लिखूं a1 वेक्टर, तो a1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dv1 वेक्टर डिवाइड बाय dt, या फिर आई कैन राइट d2r1 वेक्टर डिवाइड बाय dt2। बोलो ये आया समझ में, क्लियर है ना, हाँ सर समझे। है ना। अब देखो, न्यूटन सेकंड लॉ से मैं फर्स्ट पार्टिकल के लिए क्या लिख सकता हूँ कि F1 एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, इसका मास m1 और एक्सेलरेशन a1, यही होगा ना, ठीक है। और फिर हम इसको कर सकते हैं m1 और a1 की वैल्यू रख दूं मैं d2r1 वेक्टर डिवाइड बाय dt2। बोलो समझ में आया, ये एक इक्वेशन कर देता हूँ, क्लियर है यहाँ तक, हाँ सर। ठीक है। ऐसे ही सेकंड पार्टिकल के लिए करता हूं मैं v2 वेक्टर, तो v2 वेक्टर कितना आ जाएगा, dr2 वेक्टर, ठीक है, डिवाइड बाय dt, है ना। और एक्सेलरेशन क्या कर सकता हूं मैं इसमें, सॉरी, a2 वेक्टर करते हैं अपन, और a2 वेक्टर आई कैन राइट दिस dv2 वेक्टर डिवाइड बाय dt, और आई कैन राइट d2r2 वेक्टर एंड डिवाइड बाय dt2। सही है यहाँ तक। और सेकंड पार्टिकल के लिए आई कैन राइट F2 एक्सटर्नल, सो F2 एक्सटर्नल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, F2 एक्सटर्नल इज इक्वल टू हो जाएगा M2A2 हो जाएगा, और आई कैन राइट M2 और A2 की वैल्यू रख दे अपन d2r2 वेक्टर एंड डिवाइड बाय dt2, और ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ तक आया समझ में, क्लियर है बात, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे बताओ टोटल फोर्स कितना एक्ट कर रहा है पार्टिकल वन पे, टोटल फोर्स कितना एक्ट कर रहा है पार्टिकल वन पे, टोटल फोर्स एक्टिंग
एक्टिंग ऑन, ठीक है, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन। अगर मैं कहूं पार्टिकल वन, इफ आई से फॉर पार्टिकल वन, तो पार्टिकल वन पे बेटा टोटल फोर्स कितना एक्ट करेगा, ले लेते हैं, चलो F1 कह देता हूं मैं, F1 वेक्टर। और ये F1 वेक्टर क्या होगा, उस पे जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है वो तो होगा ही होगा, और प्लस और क्या हो जाएगा बोलो भाई, ये तो होगा ही होगा जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है उसके ऊपर, और कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है पहले वाले पे, ये F12 वेक्टर भी तो एक्ट कर रहा है ना, वेक्टर इन पे भी लगा लेना आप, ठीक है, बोलो यस और नो, ये भी एक्ट कर रहा है ना यहाँ पे, तो F1 एक्सटर्नल तो होगा ही सही, और साथ में क्या आ जाएगा, F12 वेक्टर भी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें पार्टिकल टू की, पार्टिकल टू, तो पार्टिकल टू में क्या होगा, पार्टिकल टू में आएगा F2 वेक्टर, और F2 वेक्टर कितना आ जाएगा, F2 एक्सटर्नल, ठीक है, F2 एक्सटर्नल और प्लस F21 वेक्टर, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगी और ये फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी। बोलो यहां तक आया समझ में, क्लियर है? हम्म, हाँ सर। ठीक है। अब देखो, ये जो आपने F1 वेक्टर और F2 वेक्टर जो लिखा है, ये F1 वेक्टर और F2 वेक्टर क्या है, ये एक्ट कर रहा है पार्टिकल वन पार्टिकल टू पे। अगर मैं इनका सम निकाल दूं, टोटल फोर्स निकाल दूं, तो वो टोटल फोर्स किस पे एक्ट कर रहा होगा, इस सिस्टम पे एक्ट कर रहा होगा ना, बोलो, वो टोटल फोर्स किस पे एक्ट करेगा, इस सिस्टम पे एक्ट करेगा, ठीक है। तो अब नाउ इफ आई फाइंड आउट द टोटल फोर्स एक्टिंग, टोटल फोर्स, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, जो टू पार्टिकल सिस्टम है आपका, इस पे जो एक्ट कर रहा है, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, तो टोटल फोर्स को हम ले लेते हैं एफ वेक्टर, टोटल फोर्स को मैं लेता हूं एफ वेक्टर, और ये कितना हो जाएगा भाई, F1 एक्सटर्नल, ये वेक्टर कर दिया मैंने, प्लस F2 एक्सटर्नल, ये वेक्टर लगा दिया अपन ने, और प्लस F12 वेक्टर एंड प्लस F21 वेक्टर। यहां तक आया समझ में आपको? नाउ मैं कह सकता हूं बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, बाय न्यूटन्स, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर मैं न्यूटन के थर्ड लॉ से बात करूं, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से क्या होगा, F12 वेक्टर जो होता है वो माइनस ऑफ F21 वेक्टर होता है, नहीं होता बोलो, होता है नहीं होता, हाँ सर। होता हाँ। है ना। तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे मेरे, F12 वेक्टर F21 वेक्टर ये तो कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, कि F वेक्टर जो है हमारा, वो F वेक्टर क्या हो जाएगा, F1 वेक्टर एक्सटर्नल एंड प्लस F2 वेक्टर एक्सटर्नल। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि भाई जो टोटल फोर्स एक्ट करेगा ना इसके सेंटर ऑफ मास पे, वो जो टोटल फोर्स एक्ट करेगा इसके सेंटर ऑफ मास पे, वो सिर्फ और सिर्फ कौन होगा, वो सिर्फ और सिर्फ कौन होगा, डेट विल बी ओनली द एक्सटर्नल फोर्स, कौन होगा वो, एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं यहाँ पर इस तरह से आई कैन राइट दैट द ओनली फोर्स विच एक्ट्स ऑन दिस सेंटर ऑफ मास, the only force which acts on this center of mass will be a एक्सटर्नल फोर्स, क्या होगा वो, ओनली एंड ओनली एक्सटर्नल फोर्स होगा, जिसको मैंने यहाँ पर एफ फैक्टर से बताया हुआ है, तो यहाँ पर हमने बता दिया एफ फैक्टर, एंड दैट विल बी ओनली एक्सटर्नल फोर्स, क्यों, मैंने बाहर से लगाया, ये जो बाहर से एरोज लगाए हुए सब एक्सटर्नल फोर्स के लगाए हुए हैं, तो ये एफ भी जो है वो मेरा क्या है, एक्सटर्नल फोर्स ही है। आई बात समझ में यहाँ तक, क्लियर है, क्लियर आ रही है बात, ठीक हाँ है। सर। अब बहुत इजी है, जो मेन समझने वाला जो समझाने वाली बातें थी वो तो हो चुकी है इसमें, अब कुछ नहीं है, आप वैल्यू रख दो, जो हो जाएगा M1, और ये हो जाएगा D2 R1 वेक्टर एंड डिवाइड बाय DT2 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर M2 हो जाएगा, और ये क्या जाएगा D2 या R2 वेक्टर हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका DT2, ठीक है। और इसको हम एक नंबर कर देते हैं, क्वेश्चन को 3 4, इसको कर देता हूं मैं 5, ठीक है। अब देखो आप, मैंने आपको ये बात बता दी कि जो टोटल फोर्स इस पे एक्ट करेगा वो क्या होगा, ओनली एक्सटर्नल फोर्स ही होगा, तो ये ध्यान रखना। अब ये एफ एक्सटर्नल फोर्स है, अब ये एफ एक्सटर्नल फोर्स कहाँ लग रहा है जरा देखना, तो ये एफ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है सेंटर ऑफ मास पे। अब सेंटर ऑफ मास पर जब ये फोर्स लगेगा, तो जैसे आपने वहां पर एफ इजिकल टू एम ए कर दिया फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पार्टिकल के लिए, तो इसके लिए भी तो करोगे ना एफ इजिकल टू एम ए, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जो होता है, एक्सटर्नल फोर्स क्या करता है, एक्सेलरेशन कॉज करता है, क्या करता है, एक्सेलरेशन कोस कर सकता है, करता है। तो मैं ये कहूंगा बिकॉज एफ, एफ इज अ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन
acting on center of mass, center of mass, ठीक है। F इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास पे बेटा टोटल मास कितना हो जाएगा, M इजिकल टू M1 प्लस M2 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही? यस नो कर लेना एक बार, यस नो करते आना। कैपिटल M इजिकल टू कितना आ जाएगा आपके पास, M1 प्लस M2 कर दोगे आप। सिस्टम का टोटल मास तो वही है ना, दोनों पार्टिकल के जो मास है उसका सम। अब मुझे ये बताओ कि, मुझे बताओ कि ये जो F जो फोर्स लग रहा है इसकी वजह से जो कैपिटल M है इसमें क्या प्रोड्यूस होगी, क्या चीज प्रोड्यूस होगी, बोलो? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, हाँ बोलो यस, है ना? और एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगी उस एक्सेलरेशन को मैं कर लेता हूँ ACM वेक्टर। समझ में आ रहा है ACM वेक्टर क्या है? ACM वेक्टर जो है वो जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास पर जो मास हो गया आपका, टोटल मास कितना है M1 प्लस M2, अगर F जो फोर्स लगेगा उस F फोर्स की वजह से सेंटर ऑफ मास में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी, A वेक्टर CM ये हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ लगाऊं, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स, फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ, अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ यहाँ पर लगाऊं तो न्यूटन सेकंड लॉ से मैं लिख सकता हूँ कि F वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल M और ACM वेक्टर। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बोलो? ठीक है यहां तक, है ना? अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है कैपिटल F की ये रख दो आप इक्वेशन नंबर 5 में। क्या करें अपन, इक्वेशन नंबर 5 में वैल्यू रख दो, ये फ्रॉम इक्वेशन 5। आप इक्वेशन 5 में वैल्यू रखो, इसको भी एक नंबर कर लो काम आएगा, 6 नंबर कर देता हूँ। इक्वेशन 5 में वैल्यू रख दो, क्या जाएगा, कैपिटल M ACM वेक्टर, ठीक है। और देखो इसी जो आपकी इक्वेशन बनाई है हमने, इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6 को हम ये भी कर सकते हैं ना, इक्वेशन नंबर 6 को आप ऐसे लिख सकते हो M, ठीक है, और इस पे आप कर सकते हो डी वी वेक्टर डिवाइड बाय डी टी, और ये CM लिख देना इसमें यहाँ पे, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो आप, और क्या कर सकते हो इसको, M और D2 R वेक्टर। अच्छा R वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या माना है आपने सेंटर ऑफ मास का, पोजीशन वेक्टर क्या माना है RCM, यही था ना पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का, तो ये आएगा इधर, और डिवाइड बाय आ जाएगा आपके पास डिवाइड बाय DT2, ये आ जाएगी 6th इक्वेशन। समझ में आए यहाँ तक, क्लियर है? तो आप ऐसा हाँ करो, जब आप यहाँ वैल्यू पुट करो तो ये जो वैल्यू आप पुट करें ये किस में पुट करें, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में ही पुट करते हैं अपन यहाँ पे। तो पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में आपके पास क्या जाएगा, D2 RCM वेक्टर, ठीक है, एंड डिवाइड बाय DT2, ठीक है, और इजिकल टू आपके पास क्या आ गया, M1 देन D2 R1 वेक्टर डिवाइड बाय DT2, ठीक है, प्लस M2, है ना, और ये आ जाएगा D2 R2 वेक्टर एंड डिवाइड बाय DT2 आ जाएगा आपके पास। थोड़ा और सॉल्व करें इसको, देखो तो D2 कैपिटल M RCM वेक्टर, ठीक है, और डिवाइड बाय DT2 कर दो इसको, एंड इजिकल टू यहाँ पर आ जाएगा आपका D2 डिवाइड बाय DT2, और ये जाएगा M1 R1 वेक्टर हो जाएगा आपके पास, देन प्लस D2 डिवाइड बाय DT2, और ये जाएगा M2 R2 वेक्टर। आप दोनों साइड कंपेयर कर लो, तो दोनों साइड जब आप कंपेयर करोगे तो आपके पास आएगा M RCM वेक्टर, ठीक है, इजिकल टू आ जाएगा आपके पास M1 R1 वेक्टर एंड प्लस M2 R2 वेक्टर, ठीक है, और RCM वेक्टर इजिकल टू कितना आ जाएगा, RCM वेक्टर इजिकल टू आपका आ जाएगा M1 R1 वेक्टर एंड प्लस M2 R2 वेक्टर एंड डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा यहाँ पर कैपिटल M, और कैपिटल M किसके इक्वल है, कैपिटल M इजिकल टू है M1 प्लस M2, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर का जो है, या जो सेंटर ऑफ मास जहां पे लोकेट होगा उस टू पार्टिकल सिस्टम का, उसकी लोकेशन आपको मिल जाएगी इस इक्वेशन से। ये इक्वेशन आ गई 7, और ऐसे ये डेरिवेशन अपना डन हो जाएगा। आया समझ में कुछ किस तरह से करना है? ठीक है, हाँ सर। क्लियर है ना? तो इस तरह से तो हमने बात करी, चलो आगे देखते हैं इसमें। तो ये हमने, अच्छा इसी से आप एन पार्टिकल सिस्टम का ही बना सकते हो। एन पार्टिकल सिस्टम का मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको बताया था, एन पार्टिकल सिस्टम का कैसे निकालते हैं।
ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार और, रिपीट एक बार रिवीजन करा देता हूं आपका, है ना। देखो अब इसमें आप देखें कि एन पार्टिकल सिस्टम जो है, एन पार्टिकल सिस्टम जो है उसका किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे, या वो फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या किस चीज का फॉर्मूला बना रहे हैं अपन, कि एन पार्टिकल सिस्टम अगर है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास लोकेट किया जाएगा वो कहाँ लोकेट होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी। तो एन पार्टिकल सिस्टम के लिए अगर अपन लिखे यहाँ पर फॉर एन पार्टिकल सिस्टम, तो एन पार्टिकल सिस्टम में देखो, एन पार्टिकल सिस्टम के लिए क्या करेंगे हम, एन पार्टिकल सिस्टम के लिए इसे मान लो एक्स, एन पार्टिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं ना अपन, तो आर सी एम वैक्टर, ठीक है, इजिकल टू आ जाएगा आपके पास M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर एंड प्लस ये आ जाएगा MN RN वेक्टर, ठीक है, एंड डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा टोटल मास आ जाएगा, टोटल मास क्या कर लेंगे अपन, कैपिटल M कर लेंगे, ठीक है। और इसी इक्वेशन को अपन लिख सकते हैं RCM वेक्टर और समीशन MI RI, ठीक है, MI RI वेक्टर एंड डिवाइड बाय कैपिटल M आ जाएगा, यहाँ पर I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक ले लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका एन पार्टिकल सिस्टम के लिए फॉर्मूला। तो ये तो वेक्टर फॉर्म में है, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। अगर कार्टेशियन सिस्टम में लिखना हो हमको, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना हो सेंटर ऑफ मास, तो क्या होगा, यही मैंने आपको बता दिया लास्ट क्लास में, बट मैं रिवाइज कर रहा हूँ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें देखो देखो अब जैसे कोई भी बॉडी है, उस बॉडी के अंदर मास जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना, कोई भी बॉडी है अब जिसमें मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो दो दो केस हो सकते हैं, मास जो है किसी भी बॉडी के अंदर एक तो डिस्क्रीटली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है ना, और एक कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, ठीक है। जैसे आपके पास कोई भी बॉडी आप ले लो, जैसे मान लो कोई सॉलिड बॉल हो आपके पास, सॉलिड बॉल है मान लो, तो सॉलिड बॉल जो है कोई किसी भी बॉल हो, है ना, सॉलिड होनी चाहिए वो, आयरन की बॉल है मान लो सॉलिड, तो उसमें जो मास है वो क्या है, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो कंटिन्यूअसली भी मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, और जो है रिजिडली भी कंटिन्यूअसली भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, और डिस्क्रीटली भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। तो कैसे फॉर्मूले लगाओगे आप, कार्टेशियन सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, तो जैसे कार्टेशियन में फर्स्ट है डिस्क्रीटली डिस्ट्रीब्यूटेड मास, ठीक है, कोई भी बॉडी है उसमें जो मास है वो डिस्क्रीटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो डिस्क्रीटली डिस्ट्रीब्यूटेड मान लो आपको उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो एक्सीएम निकालोगे, तो एक्सीएम कैसे निकालोगे, M1 X1 प्लस M2 X2, यही करोगे, ठीक है, और प्लस, ठीक है, लास्ट में क्या कर दोगे, टोटल मास कर दोगे, मान लो n पार्टिकल सिस्टम है तो MN/Xn आ जाएगा, और डिवाइड बाय क्या करोगे, टोटल मास कर दोगे, तो टोटल मास क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 n प्लस प्लस ये Mn हो जाएगा, है ना। और इसी को हम क्या करते थे, वी राइट, सबमिशन का साइन लगाओगे आप, तो M आ जाएगा, यहाँ पर X आ जाएगा, और नीचे टोटल मास आ जाएगा आपका, टोटल मास कैपिटल M लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये तो है डिस्क्रीटली डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए, जैसे एक्सीएम लिखा है ऐसे वाईसीएम कर दो, तो वाईसीएम क्या आ जाएगा, सबमिशन, ठीक है, सबमिशन ये एम वाई आ जाएगा, डिवाइड बाय कैपिटल एम आ जाएगा। ऐसे ही जेड सी एम कर दो आप, तो जेड सी एम क्या आ जाएगा, सबमिशन एम जेड, ठीक है, एंड डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा यहाँ पर कैपिटल एम आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात करी हमने किसके लिए, डिस्क्रीटली डिस्ट्रीब्यूटेड मास हो अगर। अब देखो मोस्टली अपन जो बॉडीज सॉल्व करेंगे, मोस्टली जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसमें कंटिन्यूअस मास सिस्टम होता है, ठीक है, क्या होता है, कंटिन्यूअस मास सिस्टम होता है। कंटिन्यूअस मास सिस्टम में कैसे करोगे, तो उसके लिए देखो अगर मैं बात करूं कि कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड मास, ठीक है, कोई बॉडी है जिसमें कि मास जो है वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, ये सबमिशन के साइन की जगह क्या लगाना है, इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। देखो यहाँ पे एक्सीएम ये करना है 1/m, ये इंटीग्रेशन करना है आपको, और ये लिखना है x
और ये कर देना है डीएम, एक्स डीएम। समझ में आ रहा है? सबमिशन की जगह इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। ऐसे वाई सी एम आप करोगे, फिर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा उसमें समझा दूंगा। ठीक है, 1/m करोगे तो यहाँ पर क्या जाएगा y और ये हो जाएगा dm। ठीक है, फिर ये z cm जब अपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/m और इंटीग्रेशन करना और ये हो जाएगा z एंड dm। इंटीग्रेशन का साइन है। बोलो समझ में आई बात या नहीं आई? बात समझ में आई? हाँ, हाँ ठीक है, तो ये है बात। हाँ सर। ठीक है यहाँ तक। चलो ये एक टॉपिक में खत्म करता हूँ या फिनिश करता हूँ।